हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज ट्राइंगल। आप सबको पता है कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है, बंद आकृति, जिसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ये सारी जानकारी आपको पहले की कक्षाओं में ही मिल चुकी है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है समरूप आकृतियाँ, यानी सिमिलर फिगर्स। तो समरूप आकृतियाँ होती क्या है? समरूप समरूप का मतलब ये होता है कि जो दिखने में एक जैसे हो, यानी हर प्रकार से एक जैसे हो। इनकी जो बनावट है वो हर तरह से एक जैसी होगी। आकार छोटा या बड़ा हो सकता है, यानी दिखने में कोई चीज़ छोटी या वही चीज़ दिखने में बड़ी हो सकती है, लेकिन हर तरह से चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई इमेज निकाला या कोई एक चित्र खींचा, उसे आप छोटे साइज में बनवाइए या फिर बड़े साइज में बनवाइए, दिखने में तो वो एक जैसा ही होगा, लेकिन उसकी साइज क्या होगी, वो अलग अलग होगी, छोटी या बड़ी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी आकृति जो दिखने में एक जैसी हो, उसे हम समरूप कह सकते हैं। तो समरूप आकृतियों के लिए सबसे पहली चीज़ जो लिखी गई है वो ये है कि ऐसी आकृतियाँ जिनके रूप एक समान होते हैं, यानी ऐसी कोई भी आकृति जिनके रूप एक समान है, इनकी माप छोटी या बड़ी हो सकती है। ठीक है, यानी ऐसी आकृतियाँ जिनके रूप एक समान होते हैं और इनकी माप छोटी या बड़ी हो सकती है, उन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं या सिमिलर फिगर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है मैथमेटिक्स में वो ये है कि विभिन्न माप की भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज। यानी समबाहु त्रिभुज तो आप सबको पता है, एक ऐसा त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और इंटरनल जो एंगल्स होते हैं यानी आंतरिक कोण जो होते हैं वो 60-60 अंश के होते हैं। ये चीज़ आपने पहले ही पढ़ रखी है। ठीक है, अब अगर हम इस त्रिभुज को थोड़ा और बड़ा कर दें, यानी समरूप और बड़ा कर दें, अभी भी क्या है, इनकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और इंटरनल एंगल जो है वो 60-60 अंश का है। तो ऐसे में ये दोनों ट्राइंगल साइज में तो एक जैसे नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन दोनों ही समबाहु त्रिभुज हैं, इसलिए इन्हें हम बोलेंगे समरूप। ठीक है, इनका रूप एक जैसा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है और उसे याद करना है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसे अच्छे से पढ़िए और इन्हें याद करिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। सर्वांगसम का आपने इसके प्रीवियस जो क्लास यानी 9th है उसमें आपने त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ा है। मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सर्वांग समता का मतलब होता है सर्व अंग समता, यानी कि सभी अंग एक समान। यानी कोई ऐसी आकृति जिसकी माप भी एक जैसी हो, यानी वो छोटी या बड़ी ना हो बल्कि एक जैसी हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज आपने बनाया जिसका माप है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ और ये भी 3 सेंटीमीटर हुआ। तो दूसरा कोई ऐसा ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज ही जिसमें तीनों भुजाएं 3 सेंटीमीटर की हों, इंटरनल एंगल तो अभी भी 60 ही होगा, 60 डिग्री का होगा। तो इस तरह से ये जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे उसे हम सर्वांगसम त्रिभुज बोलेंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया हुआ, अपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, परंतु सभी समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। यानी जितने भी सर्वांगसम आकृतियाँ होंगी वो समरूप होंगी। समरूप का सीधा सा मतलब है एक जैसा, तो ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, तो कोई भी सर्वांगसम आकृति समरूप होगी, लेकिन समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। जैसे मान लीजिए ये दोनों समरूप है तो इनका सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि देखिए ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। और सर्वांगसम में माप भी एक ही जैसा होना चाहिए, दोनों ही आकृतियों का या दो से ज़्यादा आकृतियों का भी, जिसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमें पढ़नी है वो ये है कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कोई ऐसा बहुभुज का मतलब होता है जिसमें भुजाओं की संख्या ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो। जैसे 3 तक है तो फिर हम उसे त्रिभुज बोलेंगे, 4 है तो चतुर्भुज बोलेंगे, तो 4 से अगर ज़्यादा है तो हम उसे बहुभुज बोल सकते हैं। ठीक है, तो
भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या का मतलब होता है यानी एक से ज़्यादा बहुभुज अगर हमें दिए गए हैं तो उनमें जो भुजाएं हैं वो एक जैसी हो। अगर एक में 6 भुजा है तो दूसरे वाले में भी 6 हो, या इसी तरह से और भी जितने भी बहुभुज हमको दिए जाएंगे उसमें भुजाओं की संख्या क्या हो, वो 6 ही हो। तो भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। उसके लिए दो कंडीशन है कि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। संगत कोण बराबर होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक ऐसी कि यहाँ पर हमने दो बहुभुज खींचे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, दोनों में ही भुजाओं की संख्या कितनी है, वो 6 है। तो इस कथन के अनुसार भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। संगत कोण का मतलब ये हुआ कि अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और इसी तरह से ये इसके और ये जो है वो इसके अगर बराबर है तो आप बोल सकते हैं। साथ ही साथ एक और कंडीशन फॉलो करवानी है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। एक ही अनुपात का क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए ये अगर 2 सेंटीमीटर का है तो ये 4 सेंटीमीटर का है, इसके सारी भुजाएं 2-2 सेंटीमीटर की हैं तो इसकी सभी भुजाएं 4-4 सेंटीमीटर की हैं। तो अनुपात एक जैसा हो संगत भुजाओं में से। 2 और 4 का अनुपात अगर आप निकालें तो 2:4 अनुपात को आप हल करते हैं तो उसे भिन्न के रूप में लिखते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो फिर ये 1/2 या फिर इसे 1:2 बोल सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर इसकी लंबाई जो है वो 2 है और इसकी लंबाई भी 4 है तो 2 और 4 का अनुपात फिर से 1:2 होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन अगर फॉलो होगी तो हम बोल सकते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक, आगे एक चीज़ और हमें पढ़ना है और उसे याद रखना है, वो है यदि एक बहुभुज किसी अन्य बहुभुज के समरूप हो और यह दूसरा बहुभुज एक तीसरे बहुभुज के समरूप हो तो पहला बहुभुज तीसरे के समरूप होगा। यानी अगर आप ये देखें कि हमारे पास दो से ज़्यादा आकृतियाँ हैं तो पहली वाली आकृति अगर दूसरी वाली आकृति के समरूप है और दूसरी तीसरी के समरूप है तो पहली वाली भी आकृति तीसरी वाली आकृति के समरूप होगी। ठीक है, सीधा सा इसमें यही चीज़ बताया गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर एक आकृति दूसरे के समरूप है, दूसरी तीसरे के समरूप है तो पहली भी तीसरे के समरूप होगी। ठीक, तो इस तरह से जो चीज़ें हमने यहाँ सीखी हैं उसे याद रखिए। हमने अपने चैप्टर की शुरुआत की है सबसे पहले किससे, समरूप आकृतियों से। ठीक है, अब हम इस चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक को भी एक्सप्लोर करेंगे, तो चलिए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर की जो पहली एक्सरसाइज है 6.1 यानी जो प्रश्नावली 6.1 है इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ कि कोष्ठक में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। यानी सबसे पहला जो है वो एक इंट्रोडक्शन प्रश्नावली ही बोल सकते हैं आप उसको, इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज। इसमें केवल आपको सारी चीज़ें जो अभी 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 थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी उनके बारे में ही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो लिखी है वो लिखा है सभी वृत्त, और फिर यहाँ एक स्पेस है होते हैं, फिर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो है सर्वांगसम और समरूप। तो मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी आकृति जो एक जैसी हो दिखने में वो समरूप होती है, एक जैसी दिखने में भी हो और उसके माप भी बराबर हो तो उसे सर्वांगसम कहते हैं। तो कोई भी वृत्त उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, त्रिज्या अगर छोटी होगी तो वृत्त छोटा होगा, त्रिज्या अगर बड़ी होगी तो वृत्त बड़ा होगा। यानी अगर त्रिज्या बदल रही है तो वृत्त का आकार भी बदल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी वृत्त, यहाँ पर सभी की बात की गई तो सभी वृत्त जो होते हैं वो सर्वांगसम नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्योंकि वृत्त की त्रिज्या अगर हम घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसका आकार भी घटेगा और बढ़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सभी वृत्त जो हैं वो समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम केवल एक ही कंडीशन में होगा कि दिए गए वृत्त के सभी जितने भी वृत्त दिए गए हैं उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं क्या, समरूप होते हैं या सर्वांगसम होते हैं, तो इसका भी आंसर होगा समरूप। क्यों, क्योंकि कोई भी वर्ग उसकी भुजा की जो लंबाई होती है वो अलग अलग हो सकती है। कोई वर्ग 1 सेंटीमीटर का हो सकता है भुजा की लंबाई का हो सकता है, कोई 2 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई का हो सकता है। इस तरह से
जरूरी नहीं है कि सभी वर्ग एक ही माप के हो, तो हम बोल सकते हैं कि वर्ग जो होता है, जितने भी वर्ग होते हैं वो सबके सब समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम के लिए कंडीशन फॉलो करानी होगी कि दिए गए जितने भी वर्ग हैं उनमें सभी की भुजाएं एक ही माप की हैं, ठीक है। तो फिर अगला है सभी, फिर यहाँ स्पेस दे रखा है, बोला है समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा शुरुआत में ही चैप्टर के कि सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, तो इसमें समबाहु भरा जाएगा। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर आगे देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, अब देखिए यहाँ बराबर और समानुपाती दो चीज़ें हैं और स्पेस भी दो है, तो केवल आपको ऑर्डर में चीज़ें देखनी है कि पहले ये भरा जाएगा या दूसरे नंबर पर ये भरा जाएगा कि ये भरा जाएगा। तो अभी हमने कंडीशन ये पढ़ा था कि जो बहुभुज होते हैं, बहुभुज के कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था, उसमें यही पढ़ा था कि बहुभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। दो मतलब एक से ज़्यादा बहुभुज अगर बहुभुज दिए गए हैं तो वो समरूप होंगे कब, जब उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में यानी समानुपात में हो। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहले वाले में भरेंगे बराबर और सेकेंड वाले में भरेंगे समानुपाती, ठीक है। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसी से रिलेटेड ये सारा भरना है हमें। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो वो निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण लिखने हैं हमें अपनी तरफ से। तो सबसे पहले है समरूप आकृतियाँ, यानी ऐसी कोई भी आकृति जो समरूप है, तो इसमें हम भर सकते हैं भिन्न भिन्न माप की, भिन्न भिन्न माप के समबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी अलग अलग माप के समबाहु त्रिभुज इसमें भर आ सकते हैं, अलग अलग माप के समबाहु त्रिभुज इसमें आ सकते हैं। और सेम इसी तरह से भिन्न भिन्न माप के वर्ग, वो भी कैसे होते हैं, समरूप ही होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने 1 सेंटीमीटर का लिया तो ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरा समबाहु त्रिभुज मान लीजिए हमने 2 सेंटीमीटर का लिया तो ये सब के सब 2 सेंटीमीटर के हो गए, ठीक है। पर ट्राइंगल तो एक जैसा ही दिख रहा है तो इसलिए हम बोलेंगे समरूप, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमने 1 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाला एक वर्ग लिया और 2 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाला एक वर्ग लिया, तो दोनों ही क्या होंगे, वो समरूप होंगे। आगे लिखे ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो अगर हम समलंब की बात करें, एक समलंब ले लें एवं वर्ग, तो आप सबको पता है कि समलंब इस तरह से होता है और वर्ग इस तरह से होता है। तो समलंब में क्या होता है, वर्ग और समलंब में इसमें कोई भी चीज़ बराबर नहीं दिखती, ठीक है, यानी न तो भुजाओं की लंबाइयाँ बराबर है और ना ही कोण आपस में बराबर है। तो इस तरह से समलंब एवं वर्ग हम इसमें लेंगे, वो समरूप नहीं होते। और इसमें दूसरे में आप लिख सकते हैं त्रिभुज एवं चतुर्भुज। अगर बात त्रिभुज और चतुर्भुज की जाए तो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, कहीं से भी वो समरूप नहीं दिखेंगे, ठीक है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमें यहाँ पर 2 चतुर्भुज दे रखे हैं और हमसे ये पूछा है कि बताइए कि ये समरूप हैं कि नहीं। तो समरूप होने के लिए बहुभुज की समरूपता में केवल 2 चीज़ें आपको याद रखनी, पहली ये कि संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए और दूसरी ये कि कोण जो होने चाहिए वो बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ 1.5 1.5 1.5 1.5, यहाँ 3 3 3 3 सब जगह 3 है। 1.5 और 3 का जब आप रेशियो निकालेंगे तो 1.3 रेशियो 3 1.5 सॉरी 1.5 रेशियो 3, तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हैं 3/2, क्योंकि 3 का आधा 1.5 होता है, रेशियो 3। इसको 3/1 लिख सकते हैं, तो 3/2। जब डिवाइड के साइन को, ये डिवाइड है बेसिकली, उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है 1/3। ये यहाँ से हटेगा तो रेशियो कितना आएगा 1/2 आएगा। ऐसे दूसरे वाले को डिवाइड करेंगे तो भी 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 1/2, इसको डिवाइड करेंगे तो भी 1/2। तो भुजाएं समानुपात में तो हैं
लेकिन एंगल जो है वो बराबर नहीं है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इसके संगत ये, इसके संगत ये, और इस एंगल के संगत ये एंगल आपस में बराबर नहीं है। तो बहुभुज समरूप होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि भुजाएं जो होनी चाहिए वो समानुपाती होनी चाहिए, और साथ ही साथ संगत कोण क्या होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो हो रही थी, दूसरी नहीं हो रही थी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये समरूप नहीं है। तो आप लिख सकते हैं समरूप नहीं है। तो इस तरह से हमने आज एक्सरसाइज 6.1 और इस पर जो मतलब इसके पीछे हमने इस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और एक्सरसाइज 6.1 को भी अच्छी तरह से हमने यहाँ कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। तो हम वीडियो लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। अब अगले वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, इसके आगे के जो टॉपिक है और जो प्रश्नावली है उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।